everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. So students, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कीज इन रिलेशनल डेटाबेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कीज में अधिकतर बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि कीज क्या होती है, क्यों इतने टाइप के कीज को जनरेट किया गया है डेटाबेस में। यस, तो आज हम इसी स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो से आपके कीज को लेकर जो भी डाउट है ना, वो सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। कीज वाले कॉन्सेप्ट को लेकर जो भी डाउट है कि डेटाबेस में कीज का क्या रोल है, ओके, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीज वाला कॉन्सेप्ट, तो वो सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को समझना है, ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की नीड से, मतलब कि नीड क्या हुई, कीज को क्यों डेटाबेस में इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कीज की बात जब भी की जाती है तो क्या होती है एक्चुअली कीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था क्या कि रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मैनुअल सिस्टम यूज किया जाता था। अब मैनुअल सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, पूरी तरीके से खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड एरा है। तो हम कंप्यूटराइज्ड तरीके से क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। फाइन, तो जब आप कंप्यूटराइज्ड तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो तो एट दैट टाइम क्या होता है कि आप फाइल सिस्टम का भी यूज कर सकते हो या फिर आप डेटाबेस का भी यूज कर सकते हो। फाइल सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज थे वो हम लास्ट वीडियो से अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, और हर एक डिसएडवांटेज को कैसे डेटाबेस ने, रिलेशनल डेटाबेस ने ओवरकम किया वो भी हमने देखा लास्ट वीडियो में, राइट। अब रिलेशनल डेटाबेस में ये कीज जो है इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो डिफर करता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग। फाइल सिस्टम में हमने देखा था डुप्लीकेशंस बार बार हो रहा था डेटा का, ठीक है। आप एक ही फाइल में बल्क में डेटा को मेंटेन कर रहे थे, बहुत सारे कॉलम्स थे, हो सकता है कॉलम्स की वैल्यू भी रिपीटेड हो रही हो, रोज की वैल्यू रिपीटेड हो रही थी, ठीक है। तो इस रिपीटेशन को कम करने के लिए, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे टेबल में, इसके लिए, है ना, हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं टेबल पे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में हम टेबल रिलेशंस क्रिएट करते हैं, यहां तक अच्छे से क्लियर है ना। तो उन रिलेशंस पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं, तो उन्हें अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ी है कीज की। ओके, तो बात कर लेते हैं दैट टपल्स विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ओके, अब ये लाइन को समझने के पहले भी, वैसे तो ये लाइन आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई हो तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल मॉडल है डेटाबेस का, इसमें कैसे डेटा मेंटेन किया जाता है? रिलेशन के फॉर्म में। रिलेशन किससे कहते हैं? रिलेशन कहते हैं टेबल को, मतलब आप जो डेटा मेंटेन कर रहे हो वो होगा एक टैब्यूलर फॉर्म। इतना क्लियर हुआ, है ना। अब इस टेबल में भी मैंने आपको बहुत सी चीज लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर की थी। क्या क्लियर किया था कि इस टेबल का नाम, इस टेबल को हम क्या कह रहे हैं? रिलेशन कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ जो कॉलम है, सपोज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल की, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टूडेंट टेबल की। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये एक स्टूडेंट रिलेशन हो गया। फाइन, अब इसमें आपने कॉलम्स क्रिएट कर लिए, सपोज सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल आईडी, ठीक है। ये आपने एक स्टूडेंट टेबल जनरेट की। जनरली आपकी टीचर भी करती है, मेंटेन करती है, रजिस्टर्स, कंप्यूटर में आपका डेटा मेंटेन किया जाता है, तो इसी तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में ही मेंटेन किया जाता है ना। तो जब डेटाबेस में, रिलेशनल मॉडल में आप टेबल में डेटा को मेंटेन कर रहे हो, एट दैट टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि टेबल के नाम को रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कॉलम्स जो है इन्हें कहा जाता है क्या? एट्रीब्यूट्स। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है एट्रीब्यूट। ओके, और इसमें जब आप रिकॉर्ड्स को एंटर करते हो, क्या करते हो? इसमें जब आप रिकॉर्ड को एंटर करते हो तो वो रिकॉर्ड्स क्या कहलाएंगे? सपोज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर दिए स्टूडेंट के, ठीक है, रोल नंबर भी एंटर कर दिया, ओके, स्टूडेंट के नाम एंटर कर दिए, ईमेल आईडी एंटर कर दिया। फाइन, तो जब आपने इसमें डेटा को एंटर किया, मतलब आपने रिकॉर्ड को एंटर किया वन बाय वन, तो इन रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? इन रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं रिकॉर्ड या फिर टपल। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड या फिर टपल।
तो अब डेटाबेस में जब डेटा मेंटेन कर रहे हो, आप टपल्स में रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, टपल क्रिएट कर रहे हो, तो इन टपल्स की जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए वैल्यूज में, सिमिलर वैल्यूज नहीं होना चाहिए। सिमिलर वैल्यूज हमने देखी थी फाइल सिस्टम में, उसी को तो ओवरकम किया हमने डेटाबेस में। तो जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, इट मींस कि आपको ये रेस्ट्रिक्शन लगाना है, आपको ये रूल अप्लाई करना है कि टपल्स की जो वैल्यू है वो रिपीटेड ना हो, मतलब एक जैसे रोल नंबर के 2 स्टूडेंट ना हो। समझ में आया? ये चीज हमें ध्यान रखना है। यदि आपने स्टूडेंट के नाम की एंट्री की हुई है तो किसी 2 या 3 स्टूडेंट को एक जैसा रोल नंबर अलॉट नहीं किया हुआ हो, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि टेबल में जो नंबर्स लिखे हुए, जो नाम लिखे हुए हैं, हर एक रिकॉर्ड यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो। इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, कीज का कॉन्सेप्ट। तो कीज कॉन्सेप्ट की नीड समझ में आई कि डेटाबेस में, टेबल में, रिलेशन में हर टपल कैसी हो, हर टपल डिस्टिंक्ट हो। कैसी हो? डिस्टिंक्ट हो, हर टपल डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इट मींस नो टू टपल इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट। इन एट्रीब्यूट के लिए सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए टपल में। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आया? सो देयर शुड बी एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब भी क्या समझ में आ रहा है आपको, कि कोई भी वैल्यू टपल में, कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉलम की वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जिसको हम नल कहते हैं। तो नॉट नल वैल्यूज होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, ये पहला नीड हुई कि कीज को हम तब अप्लाई करेंगे डेटाबेस में जब आप चाहते हो कि जो भी टपल है उसकी वैल्यू यूनिक हो, नॉट नल हो। ओके, अब दैट वे वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश ईच टपल ऑफ अ रिलेशन, है ना। हर टपल को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, इसके लिए RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल, इंपोजेस सम रेस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पर, ये जो एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं ना, ये एट्रीब्यूट्स है, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पर आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हो ताकि हर टपल को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, एंड हाउ द कंटेंट्स ऑफ रिलेशन टू बी रेफर्ड थ्रू अनदर रिलेशन। ठीक है, सो यही नीड है कीज की। क्या नीड है कीज की? कि आप कैसे हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एट्रीब्यूट्स। ओके, सो इसी के लिए क्या डिफाइन किए गए? इसी के लिए कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस डिफाइन किए गए, और उन रेस्ट्रिक्शंस को हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं? इतने तरीके की कीज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सो दीज रेस्ट्रिक्शंस आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग डेटाबेस। जब आप डेटाबेस, रिलेशन या टेबल बना रहे हो, एट दैट टाइम आपको जो रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाई किए गए हैं, जो लगाने हैं, रेस्ट्रिक्शंस डिफाइन करने हैं, उनको हम क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, उनको हम बताते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन DBMS। तो कितने टाइप की कीज हो गई? कैंडिडेट की, सुपर की, कॉम्पोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की। इतने टाइप की कीज को आप डिफाइन कर सकते हो टेबल में, रिलेशन में। ओके, सो कीज के नाम समझ में आ गए, इन कीज की जरूरत क्या है वो भी समझ में आ गई। फाइन, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी कीज को कि कैसे इन्हें क्रिएट किया जाता है। ठीक है, टेबल जब आप क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस जब आप क्रिएट कर रहे हो, रिलेशन जब आप बना रहे हो, एट दैट टाइम इन कीज की क्या नीड है वो तो देख लिया, कैसे क्रिएट करना है ना, कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जिन पर हम ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकेंगे, वो हम देखेंगे। फाइन, अब ये कीज को भी समझने के पहले एक कॉमन एग्जांपल बताती हूं मैं, कॉमन एग्जांपल जो अभी हमने देखा स्टूडेंट वाला, ताकि उसमें आपको अगर एक बार कीज समझ में आ गई तो आगे जब मैं इन कीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। जो अभी हमने कीज देखी ना, उन कीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले उनका कॉन्सेप्ट, एक्चुअली उनकी नीड क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। उनकी नीड को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो। ये आपका स्टूडेंट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? स्टूडेंट रिलेशन। ठीक है, जनरली जो आपके स्कूल में भी टीचर मेंटेन करती है टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्मेट में स्टूडेंट की डिटेल दिख रही है। ये हो गए आपके एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ये क्या हो गए? ये सभी हो गए आपके एट्रीब्यूट्स। क्या हो गए? कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। टेबल के क्या हो गए? कॉलम और एट्रीब्यूट। मैं बार बार क्यों बताती हूँ ये एट्रीब्यूट, कॉलम, रिकॉर्ड, रो, टपल? इसलिए बताती हूँ ताकि एग्जाम में कभी आए ना, MCQ, फिलअप या किसी भी तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। ध्यान रखना है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहा गया। ओके, अब ध्यान से देखो, इसके बाद 1 2 3
स्टूडेंट के आईडी हो गए, मतलब सीरियल नंबर भी बोल सकते हो। 11, 12, 13 तीन जो है रोल नंबर्स हैं। 3 स्टूडेंट की एंट्री की हुई है, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। मतलब इस टेबल में 3 स्टूडेंट की एंट्री की हुई है। ओके, तो यहां पे ये 3 क्या हो गई, ये 3 हो गई आपकी रो। क्या हो गई, ये 3 रो हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, टपल्स हो गई। क्या हो गई, टपल्स हो गई ये 3। ठीक, अब इसमें जो पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी, उसको क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखो क्या कहा है स्टूडेंट आईडी को, प्राइमरी की। क्योंकि जब भी स्टूडेंट की आप एंट्री करने जाओगे इस टेबल में आगे, तो आप 1 2 3 3 तो है, फिर 4 से एंट्री करोगे, फिर 5 से एंट्री करोगे। मतलब आप क्या करते जाओगे यहाँ पे, एक यूनिक नंबर से, यूनिक नंबर समझ गए ना, एक यूनिक नंबर से हर एक स्टूडेंट की एंट्री करते जाओगे, हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते जाओगे। ठीक है, अब हो सकता है स्टूडेंट के फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक जैसे हो 2 स्टूडेंट के, है ना। जैसे सपोज यहाँ पे दाना नतन करके एक स्टूडेंट का नाम है, सपोज सेकंड भी दाना नतन करके कोई स्टूडेंट हो सकता है, होगा ना ऐसा, आपकी क्लास में भी सेम नेम से 2 स्टूडेंट एग्जिस्ट करते होंगे, राइट। तो उनको आप यूनिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ टेबल में दोनों स्टूडेंट के सेम नेम लिखे हुए, तो उनको यूनिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, उनके आईडी को रिफर करोगे। ठीक है, उनके आईडी को हम रिफर करेंगे या फिर हम उनके रोल नंबर को रिफर करेंगे, क्योंकि रोल नंबर, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का सीरियल नंबर, ये कभी एक जैसा नहीं होता है। नाम एक जैसे हो जाएंगे लेकिन नंबर कभी भी एक जैसा नहीं होगा। जैसे रोल नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, स्टूडेंट का आईडी हो गया, ये कभी सिमिलर नहीं होगा, है ना। तो ये हमेशा हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जिससे आप स्टूडेंट को यूनिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना टेबल में, वो कॉलम क्या होंगे, वो कॉलम प्राइमरी की तरह ट्रीट होंगे। कैसे ट्रीट होंगे, प्राइमरी की। समझ में आया। अब हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को क्या बना देते हैं, प्राइमरी की। क्या बोला हमने कि स्टूडेंट आईडी को हमने क्या बना दिया यहां पर, प्राइमरी की। कब बना दोगे आप, जब आप इस रिलेशन को डिफाइन करोगे, इस रिलेशन को क्रिएट करोगे, इसका स्कीमा क्रिएट करोगे, एट दैट टाइम आप इस प्राइमरी की को क्रिएट करोगे। और वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे तब। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तो हमने क्या देखा कि स्टूडेंट आईडी, जिससे आप हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसमें हमने स्टूडेंट आईडी वाले सिंगल एक कॉलम को, प्राइमरी की एक ही कॉलम पे बनती है, तो एक कॉलम को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है। ओके, अब आगे देखो, जो कॉलम प्राइमरी की तरह ही ट्रीट हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट आईडी से भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, रोल नंबर से भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ईमेल आईडी, भाई स्टूडेंट का ईमेल आईडी है, उससे भी आप स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ईमेल आईडी भी मैच नहीं होता है ना जनरली, हर स्टूडेंट का अलग अलग ईमेल आईडी होगा। ठीक है, रोल नंबर तो हमेशा ही हर एक स्टूडेंट का अलग होगा, चाहे स्टूडेंट के नाम रिपीट हो लेकिन रोल नंबर रिपीट नहीं होगा। तो रोल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी क्या होगा, एक तरीके से प्राइमरी की बनने जैसे एट्रीब्यूट हो गए, लेकिन हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना चुके हैं। तो बाकी ये कैसे ट्रीट हो रहे हैं, एक ऑल्टरनेट वे की तरह यूज हो रहे हैं, कि यदि आप स्टूडेंट आईडी को नहीं बनाते हो तो आप ऑल्टरनेट वे में रोल नंबर या ईमेल आईडी को भी बना सकते हो। तो रोल नंबर और ईमेल आईडी वाले जो कॉलम्स हो गए, जो एट्रीब्यूट्स हो गए, वो क्या बन गए, वो बन गए आपके ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट क्या होता है, जब कोई एक चीज आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तो आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके चलते हो ना साथ में। वैसे यहां पे कि यदि स्टूडेंट आईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया एक कॉलम को, तो बचे और कॉलम है जो प्राइमरी की के कैटेगरी में आ सकते हैं, उन्हें हम ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह लेके चल रहे हैं, दैट इज ऑल्टरनेट की। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, वो सारे रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स जैसे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप कलेक्टिवली किस नाम से जानोगे, उन्हें हम कलेक्टिवली बोलेंगे कैंडिडेट की। क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की, है ना। तो ये एग्जांपल से आपको आई होप सब अच्छे से समझ में आया होगा। क्या समझाया मैंने कि स्टूडेंट आईडी, मतलब आप सीरियल नंबर भी ले सकते हो, स्टूडेंट आईडी इस टेबल का, हाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग, इसको यदि आपने प्राइमरी की बनाया, ठीक है, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो। क्या बोला मैंने कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ओके, और ईमेल आईडी, ठीक है, ये 3 कॉलम आप क्या कर रहे हो, इन 3 कॉलम को आप एक्सेस कर रहे हो। इन 3 कॉलम की जो वैल्यू होगी वो इस टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, है ना। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी, इनकी वैल्यूज रिपीट नहीं होगी, ये हमें पता है कि आईडी की वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी, रोल नंबर की भी रिपीट नहीं होगी, पूरे चांसेस है कि ईमेल आईडी की भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। नाम रिपीट हो सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकते हैं, बट इनकी वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं
कि इस पूरी टेबल में ये जो 3 कॉलम्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक रिकॉर्ड को। जितने भी रिकॉर्ड आप एंटर करते जाओगे, 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, तो ये जो तीनों आईडी हैं ये क्या होंगे, यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब इनमें हमने क्या किया, इनमें हमने कर दिया स्टूडेंट आईडी को बना दिया हमने प्राइमरी की। क्या बना दिया, प्राइमरी की। और रोल नंबर को और ईमेल आईडी, जब ये प्राइमरी की बन गए तो ये क्या बन गए, इसके ऑल्टरनेट की तरह यूज हो रहे हैं, तो इसको हमने बना दिया ऑल्टरनेट की। और कलेक्टिवली इन सभी को हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की, कि ये सब कैंडिडेट हैं प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की बनने के लिए। ओके, दिस ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज कैंडिडेट की। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये कीज क्या होती हैं, कैसे आप इसको एग्जाम में डिफाइन करोगे, है ना, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। यहां तक मैंने आपको जस्ट बेसिक समझाया कि नीड क्या हुई कीज की, क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं कीज को। ओके, सो अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट की। यदि एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख कर आओगे, अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज, any of this attribute can be used to uniquely identify the tuple in the relation। देखो आसानी से समझ में आ गई ना डेफिनेशन भी, कि वो रिलेशन जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यूज को, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप एक्सेप्ट करते हो, है ना, ताकि वो यूनिकली डिफाइन कर पाए रिकॉर्ड्स को, टपल्स को, रिकॉर्ड्स को यूनिकली डिफाइन कर पाए। इसके लिए हम क्रिएट करते हैं कौन सी की, कैंडिडेट की। Such attribute are called candidate key as each of them are candidate of a primary key। तो अरे क्या होगा कैंडिडेट की में, प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट होगा। बात समझ में आई। जैसे हमने क्या देखा था अभी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों के प्राइमरी की के बनने के चांसेस थे। आप तीनों में से किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन कलेक्टिवली तीनों को क्या कहा गया, तीनों यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं ना रिकॉर्ड को, तीनों को हमने क्या कहा, तीनों को हमने कहा कैंडिडेट की। ओके, तीनों कैंडिडेट हैं प्राइमरी की के लिए, तीनों में से आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो। तो कैंडिडेट की क्या हुई, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हो आप जब यूनिकली टेबल में रिकॉर्ड को एग्जिस्ट करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल हम लास्ट वीडियो से अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। कौन सा एग्जांपल कंटिन्यू करते आ रहे हैं, हमने देखा था स्टूडेंट टेबल देखी थी, अटेंडेंस टेबल देखी थी, और साथ ही हमने क्या किया था, एक गार्जियन नाम की टेबल भी देखी थी ना लास्ट वीडियो में। इसी एग्जांपल को मैंने बताया था आपको, इस पूरे होल चैप्टर में हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये किस डेटाबेस में डिफाइन किया गया है, आपके स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में डिफाइन किए गए हैं ये 3 रिलेशन। ये 3 क्या है, रिलेशन है। ओके, तो अब हम इसी रिलेशन के हिसाब से पूरे कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, अल्टरनेट कीज, सुपर कीज, फॉरेन कीज, कंपोजिट कीज, सब तरीके की कीज को समझने वाले हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल द रिलेशन गार्जियन, कौन सा रिलेशन, गार्जियन। ये 3 रिलेशंस हमने क्रिएट किए थे, स्टूडेंट, अटेंडेंस, गार्जियन। तो गार्जियन टेबल में यदि देखा जाए तो गार्जियन का आईडी और गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन का आईडी और गार्जियन का फोन नंबर ऑलवेज टेक यूनिक वैल्यूज। इसमें क्या होगी, हमेशा यूनिक वैल्यूज आएगी। तो हमने गार्जियन का आईडी और गार्जियन का फोन नंबर, दोनों से आप टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। गार्जियन का आईडी भी कभी रिपीट नहीं होगा, गार्जियन के फोन नंबर भी रिपीट नहीं होंगे, राइट। तो इन दैट केस हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये गार्जियन टेबल है आपकी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, और इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे पूरे होल चैप्टर में। तो देखो गार्जियन का आईडी और गार्जियन का फोन, ये जो दोनों कलेक्टिवली क्या कहला रहे हैं, ये कलेक्टिवली हमने इन्हें कह दिया है कैंडिडेट की। क्या कह दिया इन्हें हमने कलेक्टिवली, कि ये कैंडिडेट की है। क्यों बन गए कैंडिडेट की, क्योंकि ये यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जितने रिकॉर्ड आपको यहां दिख रहे हैं इस टेबल में, ये इनको यूनिकली डिस्टिंक्ट वे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो गार्जियन आईडी रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या, फोन नंबर रिपीट होते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। तो ये यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक रिकॉर्ड को। गार्जियन के नेम सेम हो सकते हैं, गार्जियन का एड्रेस सेम हो सकता है, बट गार्जियन का फोन नंबर और गार्जियन आईडी हम कह सकते हैं कि ये यूनिकली डिफाइन करेंगे रिकॉर्ड्स को। ओके, सो इन दैट केस क्या हुआ कि यहाँ पे आपने कैंडिडेट की बना दी। ठीक है, क्या कैंडिडेट की बनाई आपने, गार्जियन आईडी और गार्जियन के फोन को। सो नोट टू गार्जियन विल हैव सेम फोन नंबर and same guardian ID. Hence these two attributes are called candidate keys as they both are candidate for primary key. तो अब यदि आप इस गार्जियन टेबल में देखोगे प्राइमरी की किसको बनाए, तो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल कौन से 2 कैंडिडेट हो गए, गार्जियन आईडी और गार्जियन फोन। ये दोनों कैंडिडेट अवेलेबल है प्राइमरी की बनने के लिए।
तो आप प्राइमरी की देख लें क्या होता है। ओके, सो प्राइमरी की क्या होता है, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की, ध्यान से देखो, एक से ज्यादा कैंडिडेट की, एक से ज्यादा जो एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की में हमने देखे हैं, है ना, द एट्रीब्यूट चूजन बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की। अब डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हो एज अ प्राइमरी की बनाने के लिए, किसमें से, कैंडिडेट कीज में से, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। जो डेटाबेस डिजाइनर है, सपोज आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, तो आप जिस भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे, है ना, आपने सपोज गार्जियन आईडी को सिलेक्ट कर लिया तो गार्जियन आईडी प्राइमरी की बन जाएगी। समझ में आया। सो यहां पे ध्यान से समझना है कि प्राइमरी की क्या हुई, प्राइमरी की वो की हुई जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यदि टेबल में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हैं, कॉलम्स हैं, तो उनमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। ओके, अब दो कॉलम हमने देखे, कौन से देखे हमने दो कॉलम, यहाँ पे हमने देखा क्या कि जियो आईडी मतलब गार्जियन का आईडी और गार्जियन का फोन, ये दोनों कॉलम एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए, तो हमने प्राइमरी की बना दिया इसको क्या बना दिया हमने, प्राइमरी की बना दिया। क्या बना दिया इसको हमने, प्राइमरी की, है ना। तो जब आपके पास में ये दोनों कॉलम आपके कैंडिडेट की बनने के उसमें थे और हमने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो सेकंड वाला कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम एक ऑल्टरनेट की तरह यूज होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक ऑल्टरनेट की बन चुका है। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। तो प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। सो द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स, जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स होंगे कैंडिडेट्स में से, जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे, उन्हें हमने क्या कह दिया, उन्हें हमने कह दिया ऑल्टरनेट की। क्या कह दिया उन्हें हमने, ऑल्टरनेट की कह दिया। तो कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट की। तो वो की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, जो कैंडिडेट प्राइमरी नहीं हो पाए, सुपीरियर नहीं हो पाए, उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने कह दिया ऑल्टरनेट की तरह। ओके, तो जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा, क्या देखा हमने एग्जांपल में कि गार्जियन टेबल में गार्जियन आईडी क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई, तो जी फोन वाला जो कैंडिडेट बचा हुआ था वो हो गया ऑल्टरनेट की। समझ में आया ना। क्या देखा हमने अभी कि गार्जियन टेबल में, ये गार्जियन टेबल है हमारी, इस गार्जियन टेबल में दो कैंडिडेट की थी, जीयूआईडी, जी फोन, जिसमें से हमने इस कैंडिडेट को तो प्राइमरी बना दिया, तो जो बचा हुआ कैंडिडेट था उसे हमने बोल दिया कि ये एक ऑल्टरनेट की तरह ट्रीट होगा। ओके, सो अभी हमने तीन कीज देख ली, अच्छे से समझ में आ गई, फाइन। अब देखते हैं हम सुपर कीज। ठीक है, तो सुपर कीज को समझने के पहले यहां ध्यान से देखो, जितनी कैंडिडेट कीज हैं, जितनी भी कीज अवेलेबल हैं, जितने एट्रीब्यूट टेबल में अवेलेबल हैं, उन सभी को हम सुपर की कहेंगे, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो सपोज आपकी पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल है आपकी, इस टेबल में आपके पास में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये सारे एट्रीब्यूट्स को आपने कह दिया कि सुपर कीज है। अब इन सुपर कीज का एक सबसेट होता है कैंडिडेट की और उसका भी एक सबसेट हमने निकाल लिया प्राइमरी की, है ना। बात समझ में आ गई। तो जितने एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल में, वो सभी एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, सुपर कीज कहलाते हैं। उन सुपर कीज में से आप डिफाइन करते हो कौन सी कैंडिडेट की होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी। तो ये देखो, ये वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये पूरा जो ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है ये हो गया सुपर कीज। टेबल के जितने एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो सुपर कीज हैं। ठीक है, अब उसमें से आपने कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स को निकाल लिया जैसे कि कैंडिडेट हो गए। अब उन कैंडिडेट में से भी आपने सिलेक्ट करा, क्या सिलेक्ट करा, उन कैंडिडेट में से भी आपने सिलेक्ट करा किसी एक अच्छे कॉलम को, किसी एक एट्रीब्यूट को जिसे आपने प्राइमरी की बना दिया। तो बचे हुए जो कैंडिडेट्स थे वो ऑल्टरनेट बन गए। ओके, सो बात समझ में आई। इसको कैसे समझोगे आप, इसको ऐसे समझोगे, सपोज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन हर कोई सिलेक्ट हो जाता है क्या, नहीं सिलेक्ट होता है ना। उनमें से किसी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनमें से किसी कुछ ही स्टूडेंट को जो अच्छे एग्जाम से अच्छे नंबर से पास होते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो वो हो गए आपके कैंडिडेट्स। ओके, समझ में आया। अब उनमें से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं हम किसी और एक टेस्ट के भी पे, सपोज ग्रुप डिस्कशन रख दिया, इंटरव्यू रख दिया एग्जाम के बाद, तो उसमें से भी जो शॉर्टलिस्ट हुए ना वो फर्दर फिर कुछ स्टूडेंट्स हुए जिन्हें आपने प्राइमरी की बना दिया, किसी को ऑल्टरनेट की बना दिया। राइट, तो मेरी बात समझ में आ गई ना। डेटाबेस में ऐसे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं टेबल में, उन कॉलम्स में से आप क्या करते हो, उन कॉलम्स में से आप डिफाइन करते हो कि कौन से ऐसे कॉलम है जिनसे आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, और उनमें से भी कौन सा ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की बनने के लायक है। ओके, सो अब यहां पे देखो सुपर की समझ में आ गया। वी कैन डिफाइन सुपर की एज अ सेट। यहां ध्यान देखो, हम सुपर की को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट के फॉर्म में, सेट ऑफ दोज कीज दैट आइडेंटिफाई अ रो और टपल यूनिकली, है ना।
So the word super denotes the superiority of the key. A super key is the superset. Super key क्या है? Superset a key का known as candidate key and a primary key. समझ में आ गया? तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की इन सबका कलेक्शन ही एक सुपर की कहलाता है. सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की इन सबका कलेक्शन क्या कहलाया? सुपर की कहलाया. ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट की कंपोजिट प्राइमरी की. क्या देख रहे हैं हम? कंपोजिट प्राइमरी की. अभी तक क्या देखा हमने? अगर हम गार्जियन वाली टेबल की बात करें तो हमने गार्जियन आईडी को प्राइमरी की बनाया, एक सिंगल कॉलम ही प्राइमरी की बनाया ना. ठीक है, इसके पहले हमने जो एक एग्जांपल देखा था इसी वीडियो में जिसमें मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट आईडी को, सीरियल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया था, एक ही कॉलम प्राइमरी की बनाया था. ठीक है, अब कंपोजिट का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट का मतलब हुआ यहां पे जब आप एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो. क्या? एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो. क्यों चाहते हो एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की बनाना? हो सकता है कि जिसको आपने प्राइमरी की बनाया हो उससे टेबल में रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो. दो कॉलम को मिलाओगे तभी आप टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो यही नीड है कंपोजिट प्राइमरी की. क्या? ध्यान से देखो. इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट, टेबल का कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल, is not able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together as primary key. जब एक सिंगल एट्रीब्यूट से काम नहीं चल रहा है, वो सिंगल एट्रीब्यूट रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को, देन वी टेक मोर देन वन एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की, तब हम प्राइमरी की के लिए एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को ले लेते हैं. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की. So such primary key consisting of more than one attribute is called a composite primary key. ओके, कैसे समझे इसको? एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फाइन. सो देखो, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. हमारा क्या था? हमारे तीन रिलेशंस थे, गार्जियन, स्टूडेंट और अटेंडेंस टेबल. अब यहां ध्यान से देखो, इन रिलेशन अटेंडेंस रोल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की. अब सोचो आप रोल नंबर को प्राइमरी की तरह यूज नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस टेबल में. क्यों? यहां देखो, जबकि रोल नंबर से तो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है रिकॉर्ड को. ये आपका अटेंडेंस टेबल है ना, ये पूरा टेबल है, ये इसके नीचे, ये कंटिन्यूशन में नहीं आ रहा था इसलिए हमने इसको इस तरीके से शो किया है ना. पूरा रिलेशन है ये एक. ठीक है, कौन सा रिलेशन है? अटेंडेंस रिलेशन. ठीक, अब अटेंडेंस रिलेशन में देखो क्या दिया हुआ है आपको? डेट, रोल नंबर, स्टेटस. ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है. कैसे नहीं कर रहा है? देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये रोल नंबर 1 to 6, फिर वापस आ जाओ तो रोल नंबर वाले कॉलम में आपको 1 to 6 फिर से दिख रहा है. दिख रहा है ना, ये रोल नंबर वाला पूरा कॉलम है, रोल नंबर वाला पूरा सिंगल कॉलम इसी के नीचे ही कंटिन्यू है. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना रिपीट. तो यहाँ पे इस अटेंडेंस टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बना, ये अकेला कॉलम यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? यदि आप इसे प्राइमरी की बनाते हो, रोल नंबर को यदि आप प्राइमरी की बनाते हो, तो ये तो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं रोल नंबर्स. सो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक से ज्यादा प्राइमरी की को क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे? एक से ज्यादा कॉलम को हम प्राइमरी की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे हम कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की. ओके, तो अब यहाँ देखो डेट कॉलम. सपोज हम रोल नंबर को स्किप करते हैं, ध्यान से देखो डेट कॉलम. ये डेट देखो यहाँ पे 9/1 2018 डेट दिख रही है. फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे 9/2 मतलब 9 हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1 सितंबर और 2 सितंबर, है ना. तो कहीं ना कहीं ये जो डेट है ये भी एक तरीके से रिपीट हो रही है. पूरे इन 6 रोल नंबर्स के लिए 6 बार डेट रिपीट हो रही है, फिर इन 6 रोल नंबर के लिए फिर 6 बार डेट रिपीट हो रही है. तो कहीं ना कहीं डेट भी रिपीट हो रही है और कहीं ना कहीं रोल नंबर भी रिपीट हो रहे हैं. लेकिन जब हम इन दोनों को प्राइमरी की बना देते हैं, क्या करते हैं हम? इन दोनों कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं. हमने क्या किया? इन दोनों कॉलम को प्राइमरी की बना दिया. तब आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे. कैसे? हमने बोला फर्स्ट रोल नंबर का स्टूडेंट 1 सितंबर को प्रेजेंट था, एब्सेंट था, तो आप आसानी से देखोगे ना, रोल नंबर में से 1 सर्च करोगे, डेट में से डेट सर्च कर लोगे, है ना. इसी तरीके से यहां पे हमने बोला कि भाई फर्स्ट रोल नंबर का स्टूडेंट 2 सितंबर को प्रेजेंट था, एब्सेंट था, तो आप अगेन फर्स्ट रोल नंबर सर्च करोगे, डेट सर्च करोगे सेकंड. ठीक है, तो यहां पे देखो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो रिकॉर्ड को. कब? जब आपने यहां पे दोनों कॉलम को एज ए कंपोजिट प्राइमरी की बनाया है तब. तो नीड समझ में आई किसकी? कंपोजिट प्राइमरी की. क्या? कि इन अटेंडेंस रिलेशन student roll number cannot be used as primary key as roll number of same student will appear in another row for the different date. Different date पे same roll number repeat हो रहे थे,
है ना। तो हम रोल नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बना पा रहे थे। सो सिमिलरली अटेंडेंस डेट देखा हमने, यही टेबल देखी, इसमें अटेंडेंस डेट देखी हमने ये। तो डेट के अकॉर्डिंग क्या बताया आपने कि डेट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो इसी तरीके से कि डेट को भी आप प्राइमरी की नहीं बना पा रहे हो क्योंकि सेम डेट रिपीट हो रही है रोल नंबर के लिए, है ना, हर रोल नंबर के लिए सेम डेट रिपीट हो रही है। तब क्या करेंगे हम, तब हमने यह सॉल्यूशन निकाला कि रोल नंबर और अटेंडेंस डेट, यदि इन दोनों को, रोल नंबर अटेंडेंस डेट, इन दोनों को यदि एक साथ यूज कर लेते हैं तब क्या आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस, तब हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो इट विल मेक ऑफ अटेंडेंस रिलेशन एज कंपोजिट प्राइमरी की। तो रोल नंबर और अटेंडेंस डेट दोनों क्या बन गए, दोनों मिलकर बन गए कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी की समझ में आ गया अच्छे से। क्या हुआ कंपोजिट प्राइमरी की कि जब कोई एक कॉलम की वैल्यू से आप टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हो, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे दो कॉलम को कलेक्टिवली यूज करते हैं जो कि कंपोजिट प्राइमरी की बन जाते हैं। ओके, सो यहां तक भी समझ में आ गया अच्छे से। ओके डन। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन की। देखो ये लास्ट की है जो मैं समझाने जा रही हूं और ये सबसे डिफरेंट है। अभी तक हम एक सिंगल रिलेशन में बात कर रहे थे, अभी हमने देखा गार्जियन वाला रिलेशन, उसमें हमने देखा कि गार्जियन आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया, बचे जो कॉलम थे उन सबको, बचे हुए जो कॉलम थे वो सब कैंडिडेट्स थे, उनमें हमने ऑल्टरनेट की भी देखा, कैंडिडेट की भी देखा। साथ ही हमने एक ही टेबल पे, स्टूडेंट अटेंडेंस वाली टेबल पे भी हमने देखा, अटेंडेंस टेबल में, कि हमने कंपोजिट की भी क्रिएट की। एक सिंगल टेबल में आप प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की एग्जिस्ट करवा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फॉरेन की क्या हुआ? फॉरेन की क्या होगा? सिंपल सी वही बात है, जैसे फॉरेन से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वही चीज यहां भी होगी। यहां पे अफेक्ट होंगी दो टेबल। फॉरेन की में कितनी टेबल अफेक्ट होंगी? दो टेबल। जब किसी एक टेबल के किसी कॉलम को आप किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करते हो, है ना, किसी एक टेबल के कॉलम को, किसी एक टेबल की प्राइमरी की को आप किसी दूसरी टेबल में एक्सेस करते हो, लेकर आते हो, उसका यूज करते हो, तो वो प्राइमरी की जो एक टेबल की थी वो दूसरी टेबल में आके बन जाती है फॉरेन की। कैसे? ये एक टेबल है, ठीक है, अब यहां पे एक ए नाम का कॉलम है, ये दूसरा रिलेशन है हमारा, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन हुआ। अब इस कॉलम को आप यहां पे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, सेम कॉलम को, ओके। लेकिन ये जो ए वाला कॉलम है ये इस रिलेशन के लिए था क्या? प्राइमरी की। क्या था? प्राइमरी की। तो यहां पे जब आप इसको दूसरे रिलेशन में यूज करोगे तो ये बन जाएगा फॉरेन की। क्या बन जाएगा? फॉरेन की। कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी एक रिलेशन के किसी कॉलम को जो कि प्राइमरी की है इस रिलेशन का, उसको यदि आप किसी दूसरी टेबल में एक्सेस करते हो तो वो इस टेबल के लिए क्या कहलाएगा? फॉरेन की। मतलब आप यहां की चीज को यहां पे एक्सेस करने वाले हो, इसको इस तरीके से यहां इंपोर्ट करके एक्सेस करने वाले हो, तो ये क्या बन जाने वाला है? यहां पर फॉरेन की बन जाएगा। कैसे? देखते हैं, ठीक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। अब यहां देखो, अ फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। पहली बात तो फॉरेन की दो रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए यूज होता है। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट। फॉरेन की का जो एट्रीब्यूट होगा, जिस एट्रीब्यूट को, जिस कॉलम को आप फॉरेन की बनाने वाले हो, उसकी वैल्यू, हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। ध्यान से देखो, फॉरेन की बनाओगे जिस भी एट्रीब्यूट को, जिस भी कॉलम को, तो वो किसी और टेबल का प्राइमरी की होगा। ओके, सो फॉरेन की समझ में आया? दिस मीन्स दैट, और अच्छे से समझ लो, एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का कोई एट्रीब्यूट जिसे हम बोलेंगे रेफरेंसिंग, which is used to refer content from another relation, जिसे हम कहेंगे referenced, becomes foreign key if it refers to an primary key of referenced relation। ये नहीं भी समझ में आया है तो जो मैंने समझाया वो आपको क्लियर है। क्या समझाया मैंने ये समझाया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट टेबल है हमारी। स्टूडेंट टेबल में क्या है? स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जो अभी तक हम देखते आए, ठीक है। अब हमने एक फीस टेबल बनाई। क्या बनाई? फीस टेबल। तो फीस टेबल में हमने क्या करा? स्टूडेंट क्या फीस मेंटेन किया, क्लास मेंटेन किया, लेकिन किस स्टूडेंट की फीस, किस स्टूडेंट की आप क्लास मेंटेन कर रहे हो, किस स्टूडेंट का कोर्स लिख रहे हो उस फीस टेबल में जिसकी फीस आप ले रहे हो। हम स्टूडेंट के रोल नंबर को जब तक वहां पे नहीं लिखेंगे तब तक आपका वो फीस टेबल वैल्यूएबल नहीं रहेगा, है ना। क्या बता रही हूं मैं? ध्यान से देखो, ये हमारी हो गई एक स्टूडेंट टेबल। कौन सी टेबल हो गया? कौन सा रिलेशन हो गया? ये हो गया आपका एक स्टूडेंट रिलेशन, ठीक है, जिसमें क्या है? स्टूडेंट का नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, और उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फर्दर डिटेल है।
अब मैंने एक बनाई है फीस टेबल। क्या बनाई मैंने? एक और फीस टेबल बनाई, ठीक है, ये हमने बना ली फीस टेबल। अब यहाँ पे हमने लिख दिया फीस कि स्टूडेंट की क्या फीस है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कोर्स की किस कोर्स में एनरोल है और उसकी क्या फीस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम मैंने क्यों ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से आप स्टूडेंट के रोल नंबर को यहां पे एक्सेस करोगे, तभी तो आप ये फीस टेबल जो हैगी आपकी क्या होगी, वैल्यूएबल होगी ना। ये फीस टेबल में जब तक आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस फीस से कौन सा स्टूडेंट पे कर रहा है और क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ही नहीं बता पाओगे, तो ये फीस टेबल आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो रोल नंबर था स्टूडेंट टेबल में था प्राइमरी की, क्या था, प्राइमरी की, तो ये जो रोल नंबर है उसको आप लेकर आ गए इस फीस रिलेशन में। तो यहां पे ये रोल नंबर क्या बन गया, यहां पे ये रोल नंबर बन गया फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या करती है, फॉरेन की दो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराती है किसी एक कॉलम के थ्रू, और वो कॉलम उस पहली टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए, तभी वो प्राइमरी की यहां आकर दूसरी टेबल में आकर फॉरेन की बनती है। तो अब रोल नंबर से आप बता सकते हो कि पहला रोल नंबर, उसकी फीस सपोज 2000 है, उसने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या साइंस मैथ्स जिस भी कोर्स में एनरोल किया हो उसकी फीस इतनी है ना। तो ये रोल नंबर वाले की को हमने कहां से एक्सेस किया, इस रोल नंबर वाले कॉलम को हमने एक्सेस किया स्टूडेंट वाले रिलेशन से। तो स्टूडेंट वाले रिलेशन में जहां रोल नंबर हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, प्राइमरी की था, उसको आप एक्सेस कर रहे हो यहां पर एज ए फॉरेन की। तो फॉरेन की समझ में आ गया। तो रेफरेंस और रेफरेंसिंग का मतलब समझ में आ गया कि यहां पे आरएन जो है वो रेफरेंसिंग कर रहा है किसको, प्राइमरी की को, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन के। ओके, इसको हम हमारे एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। कौन सा एग्जांपल हमने देखा था, वही पहले रेफरेंसिंग वाली बात समझ लो। द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन। फॉरेन की जो हमने देखी अभी फीस वाली टेबल में, तो फॉरेन की में आरएन नाम का जो रोल नंबर नाम का रिलेशन था वो रेफरेंसिंग रिलेशन हुआ। इसी तरीके से द रिलेशन इन विच द रेफरेंस्ड प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड द प्राइमरी रिलेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट वाली टेबल के लिए वो रेफरेंस्ड प्राइमरी रिलेशन हो गया। ओके, अब एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं अपना। वही एग्जांपल, स्टूडेंट अटेंडेंट डेटाबेस था जिसमें 3 रिलेशंस थे, 3 टेबल थी, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस। वही डेटाबेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये उसी के स्कीमा बनाए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टूडेंट वाली टेबल में क्या था, रोल नंबर था, नेम था, डेट ऑफ बर्थ थी, गार्जियन का आईडी था। गार्जियन वाली टेबल में गार्जियन का नेम, गार्जियन आईडी, फोन नंबर और गार्जियन का एड्रेस था। अटेंडेंस वाली टेबल में हमने अभी देखा अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस, यही सारे तीनों कॉलम्स थे तीनों टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो कि द अंडरलाइन एट्रीब्यूट मेक्स द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। यहाँ पे फॉरेन की का क्या यूज है, ध्यान से देखो, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। कौन सा रिलेशन है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी। यहाँ पे आप हर एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, यूनिकली, क्योंकि स्टूडेंट का नाम भी रिपीट हो सकता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है ना। सेम नेम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है जनरली, ऐसे ये चांसेस हो सकते हैं। तो रोल नंबर तो रिपीट नहीं होगा, तो रोल नंबर को हमने क्या बनाया इस टेबल के लिए, प्राइमरी की बनाया था। क्या बनाया, प्राइमरी की। तो ये जो नीचे अंडरलाइन दिख रही है ना रोल नंबर कॉलम की, ये अंडरलाइन बता रही है कि स्टूडेंट टेबल के लिए ये जो कॉलम है रोल नंबर वो प्राइमरी की है। अब आप इस रोल नंबर वाले कॉलम को इस अटेंडेंस वाली टेबल में, कौन सी टेबल में, अटेंडेंस वाली टेबल में इस रोल नंबर वाले कॉलम को यूज कर रहे हो। कहां से यूज कर रहे हो, यहीं से यूज कर रहे हो, समझ में आया। तो ये रोल नंबर वाला कॉलम इस अटेंडेंस टेबल में क्या बन गया, यहां पे आके बन गया ये फॉरेन की। ओके, सो रोल नंबर वाले कॉलम को हम कहां से एक्सेस कर रहे हैं, स्टूडेंट वाले टेबल से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो रोल नंबर वाला रिलेशन है, रोल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, वो एक तरीके से दोनों टेबल के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो बात समझ में आ गई अच्छे से, क्या होता है फॉरेन की, कैसे यूज करते हैं उसे। प्राइमरी की में हमेशा रिलेशन के नीचे आपको ये जो अंडरलाइन शो हो रही है वो यही बताता है कि ये जो कॉलम है आपके टेबल का प्राइमरी की है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, जो मैंने समझाया, जिसमें मैंने बताया आपको कीज के बारे में। तो मेन जो की हुई, मेन ओवरऑल इस पूरे कहानी का सारांश जो कहते हैं ना, कंक्लूजन, वो ये निकला कि आपको टेबल में एक ऐसा कॉलम होना बहुत जरूरी होता है जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की को तो इतने तरीके से जबरदस्ती डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जो मेन की हुई वो होती है प्राइमरी की। बात समझ में आ गई। तो अब जब भी आप कोई टेबल या रिलेशन डिफाइन करने जाओगे तो उस रिलेशन में आपको यह पता करना है कि इस रिलेशन में कौन कौन सी ऐसी की हो सकती हैं जो प्राइमरी की बन सकती हैं, है ना, जिससे आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यदि एक से ज्यादा रिकॉर्ड हुए तो वो बन गए कैंडिडेट की।
ओके यानी और उन कैंडिडेट में से आप किसको प्राइमरी की बनाओगे ये आपका डिसीजन होगा। तो जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे वो कॉलम आपका प्राइमरी की कॉलम हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए थे जिनको आपने एज ए कैंडिडेट सिलेक्ट किया था वो ऑल्टरनेट बन जाएंगे। ओके ऐसा भी होता है बहुत सी बार कि एक कॉलम सफिशिएंट नहीं होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को, तब हम एक से ज्यादा कॉलम को एक्सेस कर लेते हैं। तो एक से ज्यादा कॉलम को जब आप प्राइमरी की तरह एक्सेस करते हो तो वो बन जाते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ओके फॉरेन की क्या होती है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। यहां पे हमें जरूरत होती है दो रिलेशंस की। ओके सो स्टूडेंट्स होप आपको यहां तक आज का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे से समझ में आया। होप आपने एंजॉय भी किया। नहीं भी समझ में आया हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम जब नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकली समझेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे होपफुली आपको 100% ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ आप इसे YouTube की प्लेलिस्ट से तो एक्सेस कर सकते हो, magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com टाइप करोगे इस तरीके का होम पेज होगा। यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 11। जैसे क्लास 11 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट पे क्लास 11th आईपी। क्लास 11th आईपी सिलेक्ट कर लेना, वॉच नाउ पे क्लिक करना, तब आपको यहाँ मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट। नीचे जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक सभी चैप्टर्स एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड आपको यहाँ पे मिल जाने हैं जैसे आपकी बुक में अरेंज्ड है विथ प्रैक्टिकल्स। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। जिस भी किसी वीडियो लेक्चर्स में डाउट है इस तरीके से डाउट आपका सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।